अस्सलाम वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे मॉड्यूल 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं मनी मेजरमेंट से। मनी मेजरमेंट क्या होती है? मनी मेजरमेंट का ये मतलब नहीं है कि किसी भी चीज़ को पेमेंट या कैश के अंदर उसकी वैल्यू बताना, बल्कि इसका मतलब ये है कि कोई भी एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है तो उसको एक आपने करेंसी के अंदर एक वैल्यू असाइन करनी है कि आप उसकी टोटल प्राइस उसके अंदर मेजर कर सकें, और पर यूनिट आपको पता हो कि एक यूनिट इसका कितने का है, और 10 पीस 15 पीस या 20 पीस इसकी टोटल अमाउंट कितने बन रही है, तो उसको हम मनी मेजरमेंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से कि आप एक टेबल देख लें तो उसकी अगर नॉर्मल मेजरमेंट की बात करें, उसका वेट 10 किलो है, 3 फीट उसकी लेंथ है, 1.5 फीट उसकी जो है वो वेट है, उसकी हाइट जो है वो 2 फीट है, लेकिन उसकी जो टोटल प्राइस है वो 15,000 रुपये है। तो ये जो 15,000 है ये उसकी जो है ये मनी मेजरमेंट है। फिर आगे इसके एक प्रैक्टिस हम इसके ऊपर करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कैरिंग मनी मेजरमेंट। सो बॉट 30 नंबर्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो आपने 30 कंप्यूटर्स खरीदे हैं, तो क्या इससे आप इसकी कुल कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये मनी मेजरमेंट नहीं है। यू बॉट 10 फैंस। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में आपको गिवन है कि 10 फैंस हैं और 1500 का एक फ़ैन है, तो आपने उसका कैश पेमेंट की है। तो अब एक की कीमत आपको पता चल गई, तो आप पूरे 10 के 10 फैंस की आप टोटल कीमत मेजर कर सकते हैं। तो ये है मनी मेजरमेंट। थर्ड लाइन में हमें बताया जा रहा है कि स्क्रैप डंप, जिसका जो वेट था 150 केजी था। कोई भी आपने कोई कबाड़ है या कोई स्क्रैप है उसको डंप किया और 1.5 किलो उसका वजन था, लेकिन आप इससे इसकी पूरी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो ये भी मनी मेजरमेंट नहीं है। 5 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन अ प्लांट इन डबल शिफ्ट। चाहे वो 10 हैं, 20 हैं या 50 बंदे काम कर रहे हैं, डबल या ट्रिपल शिफ्ट में काम करें, हम उनके टोटल जो सैलरी होगी उसका अंदाज़ा यहाँ से नहीं लगा सकते, तो ये भी हमारे लिए मनी मेजरमेंट नहीं है। यू बॉट अ रॉ मटेरियल ऑफ वर्थ 50,000, कैश इज़ नॉट पेड येट। चाहे कैश आपने पे नहीं किया, लेकिन आपने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया और उसकी टोटल प्राइस आपको पता चल चुकी है 50,000, तो ये भी क्या है? मनी मेजरमेंट। इसको आगे ये एक्सप्लेन किया गया, आप इसको देख कर रीड कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन पर। क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि आपका एक स्टेटस, आपके जो रिसोर्सेज हैं और आपके सोर्सेज हैं। रिसोर्सेज किसको हम कहते हैं? कि रिसोर्सेज आर द एसेट्स दैट एन एंटिटी होल्ड इन इट्स कंट्रोल। कि वो चीज़ें जो आप अपने होल्ड में रखे हुए हैं, आपके पास वो एसेट्स हैं, वो आपके क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। और सोर्स क्या है? कि वो ज़राए जहाँ से आपको उन एसेट्स के लिए आपने पैसा बनाया। ठीक है, मसलन आपने परचेज किया है फर्नीचर, और इसके लिए आपने जो पैसा था वो ज़ाहिर है आपने बैंक लोन लिया या सैलरी आई या कहीं से आया, तो वो सोर्सेज हो गए। और आपने जो फर्नीचर उसका बनाया वो एसिड है, तो वो आपके रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन आती है, इसको याद रखिएगा, आगे हम यूज़ करेंगे कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। अगली स्लाइड्स में इक्विटी और लायबिलिटीज़ के बारे में और एसेट्स के बारे में डिटेल में हमें फिर भी बताया जाएगा। आपने इस इक्वेशन को देखना है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके ये एसेट्स क्या है? कंप्यूटर आपका एसेट है, फर्नीचर आपका एसेट है। दोनों की एक 80,000 का फर्नीचर है, 10,000 का आपका कंप्यूटर है, टोटल प्राइस 90,000 बनती है। दूसरी साइड पे देखें तो आपके पास लायबिलिटीज़ हैं कि बैंक लोन है, वो आपने वापस रिटर्न करना है। कुछ और लोगों का आपने पेएबल अमाउंट है 15,000, आपने वो भी पे करना है। इसको टोटल देखा जाए तो लायबिलिटीज़ हमारे पास 50,000 की है। और एक आपके पास ओनर के पास कैपिटल है, वो क्या है? उसके इक्विटी है, और वो 40,000 की है। 50 ऊपर वाला, 40 नीचे वाला, टोटल 90,000 होता है। तो लायबिलिटी प्लस इक्विटी को ऐड किया, ये भी 90,000। एसेट्स को ऐड किया, ये भी 90,000। तो ये वाली इक्वेशन हमारी प्रूव होगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो इसके मेन 5 फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ सब्जेक्ट दैट इज अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, जो कि मॉड्यूल 1 का पार्ट 1 हमने बनाया था। तो इसके 5 पार्ट्स हैं: क्लासीफाई, रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट एंड एनालाइज। क्या क्या एनालाइज करना? क्या क्लासीफाई, रिकॉर्ड या समराइज करना? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, डिफरेंट अकाउंटिंग के टूल्स को यूज करते हुए। तो पहला फंक्शन हमने पढ़ा क्लासीफाइंग। तो ऑल टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स। आपने मतलब उसके 5 डिफरेंट कॉलम्स में उसको डिवाइड कर दिया। जिस तरह आपके पास चीज़ें होती हैं, तो आपके पास कोई मिक्स चीज़ें पड़ी हैं, आप सेपरेट कर देते हो। जिस तरह कपड़े की दुकान है, तो उसके अंदर क्या होता है? स्मॉल साइज सेपरेट हो जाता है, क्लास उसकी बन गई। मीडियम साइज सेपरेट हो गया, लार्ज साइज सेपरेट हो गया। इस तरह क्या है कि वो अपने सारे के सारे उसने क्लासेस बना के उसको क्लासीफाई कर दिया। तो इसी तरह से आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और ओनर इक्विटी। अब ये आपके पास एक एग्जांपल दिया है कि एसेट, एक्सपेंसेस
ओनर इक्विटी, लायबिलिटीज और इनकम। एसेट्स में आपके पास क्या क्या आता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, कंप्यूटर, स्टॉक्स, रिसीवेबल्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। अब इन नामों को याद रखना है, ये सारे अकाउंटिंग हेड्स कहलाते हैं और इस मेन को हम कहते हैं कि इसका जो मेन हेड है वो एसेट है। ठीक है। एक्सपेंसेस है, इसके अकाउंटिंग हेड्स क्या आएंगे? परचेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन, ट्रैवलिंग, फ्रेट। फ्रेट क्या कहते हैं? कार्गो वगैरह को, शिपमेंट्स वगैरह सामान का करना। रेंट है, स्टेशनरी है, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आती है। ओनर इक्विटी में क्या क्या आता है? आपका कैपिटल, आपके ड्राइंग्स, आपका प्रॉफिट, ये सारा ओनर इक्विटी में आता है। लायबिलिटीज़ में क्या आता है? बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, पेएबल। और इनकम्स के अंदर आपकी सेल्स भी इनकम में आती हैं, सर्विस फी भी इनकम में आती है, कमीशन भी इनकम में आती है। इन सारों को याद रखना है। आगे आपके पास असाइनमेंट्स आएंगे या इसके अलावा क्विजेज आएंगे या जीडीपी कोई आता है उसके अंदर ये वर्ड्स यूज हो रहे होंगे। तो अगर आपको ये वर्ड याद होगा, सैलरी का वर्ड सपोज यूज होता है, तो आपको फौरन याद आ जाना चाहिए कि इसका ये अकाउंटिंग हेड है, इसका मेन हेड क्या था? एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का पार्ट है। इसी तरह से आपके पास कहीं पे प्रॉफिट की बात आती तो आपको फौरन माइंड में आना चाहिए कि इसको हम ओनर इक्विटी में काउंट करेंगे, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इसका नेक्स्ट फंक्शन था क्लासिफाइंग के बाद रिकॉर्डिंग के। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली आपने अकाउंट्स के जो बुकिंग बुक्स वगैरह बनाई है जहाँ पर ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसके अंदर आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और फिर समराइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये जो समरीज हैं इसको आप यूज़ करते हुए कोई आप बड़ा एक लेजर या जनरल इसकी बेस पर बना सकते हैं और फिर इनकी बेस पर रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। रिपोर्टिंग नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आता है। रिपोर्ट हम क्यों तैयार करते हैं? ताकि उसके जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो इजीली आप उसके बारे में देख सकें। और आगे जब आपने उसको एनालाइज करना होगा तो वो रिपोर्ट्स को देख कर आपको एनालाइज करते हुए कोई सर्टेन डिसीजन कर सकें। ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स से फंक्शन से आगे होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट्स के अंदर ये भी अभी हमने ये 5 अभी चीज़ें पढ़ी, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एसेट, लायबिलिटी ये क्या होता है, कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये आपके पास वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपकी वैल्यू बनाते हैं और इन फ्यूचर जाके उससे आपको प्रॉफिट होना होता है। डेफिनेशन के ऊपर अगर हम बात करें बुक वाली, ये एसेट्स आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी, कि किसी पर्सन के कंट्रोल में ये रिसोर्सेज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो कि पास्ट इवेंट्स की बेस पर होते हैं। फॉर विच देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, कि उन पास्ट इवेंट्स की बेस पर एक चांसेस है कि देयर विल बी एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में जाकर आपको कोई बेनिफिट्स, आपको सोशल इकोनॉमी यानी कि पैसे से रिलेटेड, इन शॉर्ट तो वो पैसे के हम काउंट कर सकते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे और वो सारे के सारे को हम मनी मेजरमेंट कर सकते हैं उन सबकी। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये वो चीज़ें होती हैं आपके ऊपर, जो जिम्मेदारियाँ होती हैं जो आपने अदा करनी होती है। मसलन आपने कोई उधार लिया हुआ है तो इन फ्यूचर जाके आपने उसके लिए पे करना है। आपने कोई गाड़ी रेंट पे ली है तो वो भी क्या एक लायबिलिटी है कि इन फ्यूचर जाके वो आपसे पैसे आपकी जेब से निकलवाएगी। तो हर वो चीज़ जो इन फ्यूचर जाके आपको पे करनी है या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने परफॉर्म करनी है, वो आपकी लायबिलिटीज़ में आ जाती है। कि लायबिलिटीज़ आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस for of an entity arising from the past experience for which there is a probability that कि there will be an outflow of resources, यानी आपके पास कोई चीज़ है, जिस तरह से आप देखो ना अक्सर लोग जो होते हैं वो बैंकरप्ट होते हैं, उनकी चीज़ें नीलामी हो जाती, क्यों? उनके ऊपर लायबिलिटीज़ होती हैं और जो भी उनके रिसोर्सेज होते हैं जब वो पे नहीं कर पाते उसकी अमाउंट, तो क्या होता है उनकी नीलामी हो जाती है और वो बिक जाते हैं और फिर उन वो सारी लायबिलिटीज़ अदा की जाती हैं। सो उनके रिसोर्सेज जो हैं वो आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकम क्या है आपके पास? ये अर्निंग्स होती हैं थ्रू रेवेन्यू और गेन्स। इनकम साइमल्टेनियसली कॉज इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड फ्रॉम एन इनफ्लो, कि आपके पास क्या है कि वो जो एसेट्स वगैरह हैं उनके अंदर एक इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी अर्निंग अच्छी है तो जाहिर है आप घर की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कि आप आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर सारी चीज़ें लाना ज़रूरत की स्टार्ट कर देते हैं। जो आपका बेनिफिट होता है, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो ये इनकम की वजह से हो रहा था। इसके अलावा क्या होता है? इनकम अच्छी तो आपका डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ भी होता है, कि क्या होता है कि आपके ऊपर जो ऑब्लिग आपने कहीं से लोन लिया होता है वो अदा कर देते हैं, या आपने कोई और चीज़ ऐसी होती है कि आपने कोई ठीक करवाने वाली चीज़ें पड़ी होती हैं, आप वो उसे ठीक करवाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की ये सारी क्या है, आप लायबिलिटीज़ जिससे डिक्रीज होती जाती हैं। आगे आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? दे आर द कॉस्ट that expires during the reporting period of an entity. Expenses cause decrease in economic benefits during the reporting period in the form of an outflow of assets and incurrence of liabilities that result in decrease in the equity, and other than those relating distributions to equity participants, these must watch with current year revenue. It include losses
सस्टेन ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। इन शॉर्ट हम बात करें कि ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपके अखराजात होते हैं जो कि आपके बिजनेस के अंदर आप वो कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, ताकि आप फर्दर इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकें। फिर ओनर्स इक्विटी की हम बात करते हैं तो ओनर इक्विटी इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट रिप्रेजेंट्स द ओनर स्टेक इन द एंटिटी, कि वो ओनर जो है उसकी क्या वर्थ है उस एंटिटी के अंदर, उसका जो स्टेक है वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये ओनर की जो इक्विटी होती है, और ये सोर्सेज होते हैं बेसिकली फाइनेंस के। इक्विटी इज द रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द लायबिलिटीज, कि उसकी जितनी भी एक एसेट्स वगैरह हैं उसके अंदर जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं वो डिडक्ट करने के बाद ये जो चीज़ बचती है वो जो ओनर के लिए वो इंटरेस्ट होता है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ओनर इक्विटी, इसका हिस्सा क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी याद रखिएगा कि कहीं भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसको भी ओनर इक्विटी में काउंट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज बाय द ओनर, और उसको हम कैपिटल कहते हैं। फिर क्या होता है कि प्रॉफिट जनरेटेड बाय द एंटिटी, की जो उसमें प्रॉफिट जनरेट होता है जिसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। और फिर क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट टू द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग या डिविडेंड्स। यानी ड्राइंग्स क्या होते हैं कि जो ओनर है अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल अखराजात के लिए जो चीज़ उधार लेता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। मसलन कि आपको दुकानदार हैं और आप रात को घर के लिए आपने सब्जी भेजनी है, उसके लिए आप अपने ही बिजनेस में से पैसे वो निकाल के घर भेजते हैं कि जी इसकी सब्जी ले लें और बाकी ज़रूरत की चीज़ें, तो ये आप पर्सनल ड्राइंग्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब भी आएंगी इसको अपने ओनर इक्विटी में काउंट करना है। कैपिटल, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड या ड्राइंग्स। आगे हम बात करते हैं एंटिटी क्या होती है, कि एंटिटी इज एन, नॉर्मली तो हम कोई भी जो पर्सन होता है इसके अंदर जो ये सारा काम कर रहा होता है वो किसी खास पर्पस के लिए वो एक एंटिटी है। आप कारोबार चला रहे हैं और आप ज़ाहिर है प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये सारा कर रहे हैं तो आप क्या हैं, एक एंटिटी हैं। और ये दो पर्पसेस के लिए होता है। एक क्या होता है प्रॉफिट मोटिव होता है और दूसरा नॉन प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट मोटिव के अंदर आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो। नॉन प्रॉफिट के अंदर आप वेलफेयर सोसाइटीज चला रहे होते हो। फिर इसके सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जो नॉर्मली आप काम चला रहे हैं तो आप सेपरेट बंदे हैं, आपका कारोबार सेपरेट है। आप ये नहीं कह सकते कि आपका नुकसान हुआ है तो बिजनेस भी लॉस में चला जाएगा, बिजनेस का लॉस है तो आप लॉस में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस सेपरेट है, ओनर ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। फॉर अकाउंटिंग पर्पस द बिजनेस आर द सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, कि बिजनेस जो है वो ओनर से सेपरेट है। एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटिंग वाइल एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं यू मस्ट फोकस ऑन द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। कंसिडरिंग योर सेल्फ एज एन अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस फॉर विच यू आर एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन, कि आपको जिस बिजनेस के अंदर आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं उसके लिए आपको उसको स्टूडेंट समझते हुए या वहाँ पर अपना एक अकाउंटेंट समझते हुए आपने हर चीज़ को एनालाइज करना है। डू नॉट कंसिडर योर सेल्फ एज द ओनर ऑफ द बिजनेस, कि आप उसको चाहे आप मालिक हैं तो आप उसको सेपरेट अपने आप को समझिए। आप खुद ऑल इन ऑल आपने उसको अपने आप को बिजनेस का ओनर नहीं समझने लग पड़ना। ओनर पर्सनल एक्सपेंसेस लाइक फूड, मशीन, क्लॉथिंग, हाउस विच आर पेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेज आर नॉट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिलोंगिंग to the business unless those are paid from the business cash resources on the behalf of owner। तो ऑनर के बिहाफ पर जब तक आप पेमेंट्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए खाने पीने रहने के लिए उसके नहीं करते, वो सेपरेट इश्यूज हैं, ओनर सेपरेट है। इसके लिए अब लास्ट हम क्लोजिंग कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि प्रैक्टिस क्या है कि इसके अंदर कि बेस्ड ऑन द बिजनेस आप इसमें से बताएंगे द एंटिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड बी अकाउंटेड फॉर और इन द अकाउंटिंग बुक्स एज एन एंटिटी। ठीक है, कैश इन्वेस्टेड एज अ कैपिटल ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर, तो आप यहाँ पर क्या है आप इस चीज़ को एंटिटी में काउंट कर सकते हैं। हम दोबारा उसकी डेफिनेशन देखें, एंटिटी क्या है, इट इज़ एन एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सम पर्पस। ठीक है, सेकंड पार्ट है कि ओनर बॉट अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज, तो अभी हमने क्या है कि वो किसी मोटिव के लिए काम करेगा, तो इसमें मोटिव तो नहीं है उसका कोई कि वो ना तो बिजनेस है ना वेलफेयर पर्पज है, तो इसको हम एंटिटी के अंदर काउंट नहीं कर सकते। ओनर यूज पार्ट ऑफ हिज रेजिडुअल बिल्डिंग फॉर बिजनेस गोडाउन फॉर विच ही हैज पेड रेंट फॉर बिजनेस बैंक अकाउंट। ठीक है, कि उसने बिजनेस बैंक अकाउंट से रेंट पे किया है ताकि, और वो उसने अपनी पर्सनल जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी वो उसको गोडाउन के तौर पर बिजनेस को प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओनर काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, वो किसी पर्पस के लिए कर रहा है, और वो पर्पस क्या है, प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है। वन टू क्लोन फ्रॉम हिज डॉटर मैरिज
फ्रॉम अ फ्रेंड। आप ये अब आप प्रॉफिट पर्पस के लिए नहीं कर रहे कि आप किसी दोस्त से ले रहे हो लोन, तो इसको हम एंटिटी में काउंट नहीं करेंगे। गुड्स बॉट फॉर द बिजनेस फॉर ट्रेडिंग वर कंज्यूम्ड बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल कंजप्शन, तो इसको भी हम क्या काउंट करेंगे एंटिटी के अंदर। ये आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट यूजर्स होते हैं, उनके अंदर क्या आता है, इन्वेस्टर्स आता है, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, लैंडर्स आता है, टैक्सेशन अथॉरिटीज है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं। इन्वेस्टर और ओनर्स जो हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो देख सकें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस। ठीक है, जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं वो भी ये देखना चाहते हैं, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर के और कस्टमर के दरमियान में होता है। सप्लायर देखना चाहता है कि जिस कस्टमर को मैं सामान प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर इसको मैं उधार पे दूंगा तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो उसकी देखेगा, ताकि उसको पता चल सके कि ये बंदा मेरे जो उधार होगा, जो डेट्स होंगे, ये उसको पे करने के काबिल है भी कि नहीं। जो कस्टमर है वो सप्लायर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, क्यों, ताकि पता चले कि ये लॉन्ग टर्म हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि नहीं। फॉर एग्जांपल एक नई प्रोडक्ट हम उनकी सेल करते हैं, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और ये पीछे से सप्लाई बंद कर दें, तो हमारा बिजनेस के अंदर हमारा एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। फिर है कि लैंडर्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है। लैंडर्स कौन होते हैं, वो फाइनेंसर्स होते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसमें बैंक को आप कह सकते हैं लैंडर के तौर पर। तो लैंडर आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ये मेक श्योर करना चाहता है कि क्या आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो टाइम टू टाइम पे करने के काबिल हैं भी कि नहीं, ऐसे ही मैं आपको लोन दे दूँ। ठीक है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, वो उनके लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि वो देख सकें आप कितना प्रॉफिट बना रहे हैं और आपका जो टैक्सेस हैं वो कितने बनने चाहिए, इसलिए वो उसके हिसाब से उनके लिए भी ज़रूरी है। मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों ज़रूरी है, तो ये आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ताकि वो देख सकें कि आपका जो प्रॉफिट है उसके अंदर जो सेल्स एंड वेग्स हैं, सैलरीज वगैरह है, वो सारी उसके प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर बन रही है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो ऑब्वियसली उससे वो सैलरीज और वेजेस जो हैं उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर बिजनेस डाउन जा रहा है तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर क्या होता है, अब उनको अपना जो स्टाफ है उसको कट डाउन करना पड़ सकता है, तो इस तरह के ऑपरेशंस उनको करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स या एडवाइजर्स होते हैं, उनके लिए ये क्यों ज़रूरी होता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन क्यों मांगते हैं इन्वेस्टर्स की, या क्रेडिट एजेंसीज होती हैं, दे वांट इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड पोटेंशियल सप्लायर्स फॉर गुड्स ऑफ टू कंसर्न एंड जर्नलिस्ट, दे नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर रीडिंग पब्लिक। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट है, उसको क्यों चाहिए, इंटरेस्टेड गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, they also require the information in order to provide one on the basis of national statistics। और पब्लिक क्यों आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना चाहती है, उसके लिए क्यों जरूरी है, द एंटिटी अफेक्ट्स मेंबर्स ऑफ द पब्लिक in variety of ways. For example, the entity may make a substantial contribution to a local economy by providing the employment and using local suppliers. Another important factor is the effect of an entity on the environment. For example, regards pollution, तो पब्लिक के लिए भी इस तरह के डिफरेंट चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक क्लास प्रैक्टिस करते हैं कि हमने ट्रू फॉल्स इसमें से बताने हैं। डेट्स जो हैं, डेट बर्डन ऑफ अ कंपनी इज़ द इंफॉर्मेशन मोस्टली रिक्वायर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी, यानी कि डेट बर्डन आपके ऊपर जो उधार वगैरह है तो वो टैक्स अथॉरिटीज़ उसको मांगती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। उनको क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि उनके लिए आप उधार में चल रहे हैं, कर्जे में चल रहे हैं, कुछ भी है, टैक्सेशन के लिए उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। डिविडेंड डिक्लेरेशन, डिविडेंड डिक्लेरेशन इज इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द शेयर होल्डर, ट्रू है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है ना, डेट अथॉरिटीज़ जो है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो टैक्सेशन अथॉरिटी को ज़रूरत नहीं होती, वो आपके लैंडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ज़रूरत है, ताकि वो देख सकें कि इनके ऊपर कर्जा कितना है और ये आगे हमारे पे करने के काबिल हैं भी कि नहीं है, हम ऐसे इनको देते जाएं। फाइनेंशियल रेशियोज आर मोस्टली लाइकली रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही आपकी जो फाइनेंशियल रेशियोज हैं उसको देखेंगे। बोनस टू एम्प्लॉय इज द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है। बोनस उसके लिए क्यों ज़रूरी है, टैक्सेशन के लिए, या दूसरी जो मैनेजर्स हैं या टैक्स इनकम टैक्स वाले, उनके लिए ये ज़रूरी है कि आपको बोनसेस भी मिले तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये फॉल्स है हमारे पास। फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स इंफॉर्मेशन इज़ यूजेबल फॉर मैनेजर्स, बिल्कुल ठीक। वेलफेयर सोसाइटी इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ग्रीन पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन किया गया, थैंक यू। ये था आज का हमारा लेक्चर। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ
व्हाट्सएप, ट्विटर या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।